स्क्रीन विजिबल है? हाँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। So the last time we have talked about the various type of clustering methods. अलग अलग तरीके के हम लोगों ने clustering methods के बारे में discussion किया था. We have talked on about that. But now we are specifically one specific type of clustering is in our syllabus. We are going to study on that. हम उस पर बात करेंगे अब. And this is, let's start with this. Slide is visible, and let me know if it is moving also. Is it moving? My slides are moving? No? No, sir. Okay. So there's some issue in this. Fine. It's okay. अब move कर रहा है? ठीक है. No. Done. So if you go for syllabus unit number 2nd, there is a specific type of clustering in your syllabus which is the K-means clustering. आज हम लोग इस K-means clustering के ऊपर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. This is a one kind of algorithm for the clustering. तो जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आता है फर्स्ट K means clustering algorithm. We all know what is algorithm. Algorithm कहाँ कहाँ यूज की जाती है? एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. क्लस्टरिंग वी ऑल अंडरस्टैंड. टर्मिनोलॉजी जो है क्लस्टरिंग वो भी हम समझ चुके हैं किसको बोलते हैं क्लस्टरिंग. देन वी आर कमिंग ऑन अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के मीन्स. तो इस बार हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है के मीन्स क्लस्टरिंग को पढ़ना. सो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस क्लस्टरिंग इज टू बी डन. है ना, किस तरीके से हम इस क्लस्टरिंग को करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लस्टरिंग में के मीन्स का क्या रोल होता है. जस्ट अ मिनट. Sorry, there was a little interruption. I'm back. So let's start with the K-means clustering. तो K-means clustering क्योंकि अब हमने कहा clustering के बहुत सारे types होते हैं, बहुत सारे examples होते हैं, different type of examples हैं. उनमें से एक specific algorithm पे आज हम काम करेंगे और सीखेंगे कि ये algorithm किस तरीके से हमारी मदद करती है. So we will go one by one. जो आपके पास में content यहाँ available है that I'm going to read it out और वही content आपके पास available होगा आपके drive पर. So come with me, you will definitely able to understand that. So K-means clustering is an unsupervised learning algorithm used to solve the clustering problems. Simple. Clustering का मतलब grouping करनी है. In machine learning data sciences, in this topic we learn that K-means clustering algorithm, how the algorithm work along with the Python implementation. साथ में लास्ट में जब मैं जाऊंगा तो आपको एक Python प्रोग्रामिंग का एग्जांपल भी दूंगा. आज आपके लिए जो फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो Python प्रोग्रामिंग भी इंट्रोड्यूस करूंगा और उसमें एग्जांपल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है. दैट वी आर गोइंग टू डू. यहाँ पर हमारा वो ऑब्जेक्टिव है. So start with this one. What is K-means algorithm? First of all, we should go for this. What exactly it means? The K-means clustering is an unsupervised learning algorithm which groups the unlabeled dataset into the different clusters. पहले भी हम बात कर चुके हैं. Here K defines the number of predefined clusters that need to be created in the process. Example के तौर पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि K जो word यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए कि कितने clusters हमें create करने हैं. अगर हमें दो क्लस्टर्स बनाने हैं, दो ग्रुप्स बनाने हैं, वी से k इक्वल्स टू 2. अगर हमें तीन क्लस्टर्स बनाने हैं वी से तो k इक्वल्स टू 3. तीन क्लस्टर्स बन जाएंगे एंड सो ऑन. तो समझ में आ गया. k मींस में जो k वर्ड का मतलब है वो है कि हाउ मेनी क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर्स हम लोग बनाना चाहते हैं. देन फाइनली मूविंग ऑन अलोंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये अचीव की जाती है. तो ये एक इटरेटिव एल्गोरिथम है, मतलब इसको रिपीटेड प्रोसेस है, बार बार करना होता है. We do it and we repeat it. Somebody is trying to join? All are here. So what we do? So we try to do it again and again. This is repetitive process. ये process जो होता है वो repetitive process होता है and we do it accordingly.
इन द के फॉर्म, जब तक कि के क्लस्टरिंग क्रिएट ना हो जाए, इट अलाउज अस टू क्लस्टर द डेटा इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स एंड कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ द ग्रुप इन द अनलेबल्ड डेटा सेट। ध्यान से देखिए, टर्मिनोलॉजी कॉमन है। क्लस्टरिंग का मतलब है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसके केस में? इन दैट केस वेयर द लेबल्स आर नॉट देयर, जहां पर लेबल्स नहीं होते हैं। इट इज अ सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम। इफ समबडी आस्क अस के मींस जो एल्गोरिथम है उसका मेन थीम क्या है, तो द मेन थीम इज द सेंट्रॉइड मेथड. Centroid is to find out the main center of something. The main aim of this algorithm is to minimize the sum of distance between the data points in the corresponding cluster. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसा कि पूछा गया था स्टार्टिंग में कि हमें किन चीजों पे फोकस करना है, तो फोकस करना है इंपॉर्टेंट लाइन पर। What is that important line? The important line says the objective, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है के मींस का, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिस्टेंसेस होती हैं, यानी कि दो चीज अलग अलग तब हैं जब उनके फीचर्स के बीच में डिस्टेंस है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि द मिनिमाइज द सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। जब चीजों के बीच की डिस्टेंसेस कम होंगी तब वो एक ग्रुप में रखी जा सकती है, डिस्टेंसेस ज्यादा होंगी तो उनको दूसरे ग्रुप में रखा जा सकता है। तो किसी चीज को एक ग्रुप में रखने के लिए जरूरी है कि उनमें सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना। तो जितनी डिस्टेंस का मिनिमाइजेशन आप कर पाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि उनकी करस्पॉन्डिंग क्लस्टर्स बनाने के लिए। दैट्स क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट। सो मूविंग अहेड। सर एक चीज पूछ रहा था कि ये जो डिस्टेंस हाँ। मिनिमाइज करने वाली बात है, हाँ, डिस्टेंस तो डेफिनेट डिस्टेंस होगी ना, उसको हम मिनिमाइज किस तरह करेंगे? नहीं, मिनिमाइज में हम क्या कर रहे हैं, जिन जिन चीजों मिनिमाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो फीचर्स हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर बैठे हुए जस्ट अपने कमरे के अंदर, रूम के अंदर एक बार नजर दौड़ाइए, और नजर दौड़ाने के बाद इफ आई आस्क टू यू कि फटाफट से आप मुझे क्लस्टर्स क्रिएट करिए, तो क्लस्टर्स क्रिएट करने में आपका जैसे ही ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना शुरू करेगा कि किन किन ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलरिटीज ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस कम है। तो प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस कम करने का मतलब है कि उन कंपोनेंट्स को पिक करना जिनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो जैसे ही मैं आपको बोलता हूं तो आप अपने रूम में देखते हो मेरे रूम में चेयर्स हैं, तो आपने चेयर्स की ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि चेयर डिफरेंट है एल्मेरा से और चेयर चेयर के नजदीक है, तो चेयर और चेयर के फीचर्स के बीच में। हाँ हाँ हाँ, तो हुआ क्या, तो उनके बीच में, हाँ, हम लोगों को सिर्फ वही फाइंड आउट करना है, वी हैव टू नीड ओनली टू आइडेंटिफाई दोस्त जिनके बीच में वो डिस्टेंस मिनिमाइज है। सो नॉट प्रॉपरली ऑडिबल, अभी सुनाई दे रहा है? यस यस यस, Thank you. नाउ ऑडिबल। हाँ, वो बीच में नेट कनेक्टिविटी क्या था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है कि उन चीजों को आइडेंटिफाई, तो डिस्टेंस मिनिमाइजेशन का मतलब है कि ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मिनिमाइज डिस्टेंस को उठा लो, दैट इज व्हाट द पॉइंट। अभी आपको समझ में आएगा जैसे आप एग्जांपल देखेंगे। द एल्गोरिथम टेक्स द अनलेबल्ड डेटा सेट एज इनपुट। अब इस प्रोसेस को करने के लिए क्या करते हैं, अनलेबल्ड डेटा सेट ले लिया, के नंबर्स में डिवाइड कर दिया, प्रोसेस को हम रिपीट करते आते हैं, इटरेटिव प्रोसेस है, जब तक कि बेस्ट क्लस्टर क्रिएट नहीं हो जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपकी एक बहुत एल्मेरा है और उस एल्मेरा के अंदर सब कुछ है, कपड़े भी पड़े हुए हैं, पेपर्स भी पड़े हुए हैं, सामान भी पड़ा है, बेल्ट भी पड़ी है। तो व्हाट यू डू, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आप ये करते हो, जो आपके हाथ में आता जाता है उसे पिक करते हो और जहां आपको लगता है वहां ठीक करके डालते जाते हो। तो ये एक फर्स्ट प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। इसके बाद जब आपके उनके ग्रुप्स बन जाते हैं तो आप फिर वापस अपने देखते हो कि इस ग्रुप में मैंने किस में गलत डाला है, उस सही चीज को फिर उठा के दूसरी जगह डालते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड इटरेशन। तो के मींस क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम में भी हम इसी तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहला टास्क होता है कि द बेस्ट वैल्यू ऑफ के सेंटर पॉइंट, सबसे पहले फाइंड आउट होता है के फाइंड आउट करना, और सेंट्रॉइड टू इटरेटिव प्रोसेस, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू इट्स क्लोजेस्ट के सेंटर, जो के सेंटर हम बनाते हैं उसमें उसको पहुंचाना। जैसे आपकी अलमीरा के अंदर बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, तो आपका टारगेट सिर्फ ये है कि पहले मैंने बेल्ट्स को एक तरफ रखना है, कपड़ों को एक तरफ डालना है, पेपर्स को एक तरफ डालना है। अब टारगेट हो सकता था आपका था कि शर्ट्स को अलग करना था, लेकिन आपने सारे कपड़ों को उठा के एक तरफ डाल दिया। उसमें आपके पास में कपड़ों में आपकी शर्ट भी थी, आपके ट्राउजर्स भी थे, आपकी कैप्स भी थी, आपका कुछ वूलन भी पड़ा हुआ था। तो इमीडिएटली आपने फर्स्ट इटरेशन में ये किया। अब सेकंड इटरेशन में फिर आपने शर्ट और शर्ट के बीच में सिमिलरिटी, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि क्लोथ्स की सिमिलरिटी बेल्ट के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, लेकिन शर्ट और ट्राउजर के बीच में डिफरेंस है, लेकिन शर्ट ट्राउजर और बेल्ट को कंपेयर करूं मैं, एग्जांपल देखिएगा कितना सिंपल एग्जांपल है।
शर्ट, ट्राउजर और बेल्ट, तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो शर्ट और ट्राउजर एक दूसरे के पास है और बेल्ट डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाट द सिंपल प्रोसेस टू क्रिएट द क्लस्टर्स। इस तरीके से हम क्लस्टर्स को क्रिएट करते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। सो मूविंग अहेड, इसी प्रोसेस में आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसको होता है। तो हेंस ईच क्लस्टर हैज अ डेटा पॉइंट विद सम, कुछ कॉमन चीजें उसके अंदर होंगी एंड इट इज अवे फ्रॉम द अदर क्लस्टर्स। तो जो कॉमन चीजें होंगी उसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इसको एक फर्स्ट रफ क्लस्टर क्रिएट करते हैं और फिर उस रफ क्लस्टर को रीडिफाइन करते हैं, फिर रीडिफाइन करते हैं, फिर रीडिफाइन करते हैं एंड फाइनली जो चीज हमें चाहिए होती है वो चीज हम निकाल लेते हैं। ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ छोटी सी एल्मेना के ले रहा हूँ, लेकिन मान के चलिए एक बहुत बड़ी शॉप है किसी की, फॉर एन एग्जांपल एक स्टेशनरी शॉप है। अब स्टेशनरी शॉप में आप ध्यान से देखिए कि कितनी तरीके की चीजें होती है। इरेजर भी होती है, उसके बाद शार्पनर भी होता है, पेन भी होते हैं, पेंसिल भी होते हैं, जेल पेन भी होते हैं, बॉल पेन भी होते हैं, स्केल भी होते हैं, कॉपी, बुक, पेपर, ग्राफ्स। किसी तरीके से उसकी दुकान में कोई भी चोर घुस गए और चोरों ने सिर्फ पैसा ढूंढने के चक्कर में अब सारा का सारा सामान गिरा दिया, अब सारा का सारा सामान गिरा दिया। अब वो जिसको दोबारा से इसको रीअरेंज करना होगा वो क्या करेगा? वो सिर्फ ये करेगा, सारे पेन्स एक तरफ करेगा, सारी बुक्स कॉपी एक तरफ करेगा, प्लास्टिक का आइटम एक तरफ करेगा, रबर इरेजर जैसी दिखने वाली चीजें अलग करेगा। तो ये इटरेटिव प्रोसेस, फिर जाके फिर दूसरा इटरेशन, फिर तीसरा इटरेशन पर जाके कहीं जाके वो अरेंज कर पाएगा अपनी शॉप को वैसे के वैसा जैसा उसने पहले मैनेज किया था। दिस इज व्हाट द प्रोसेस। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है? यस सर। हाँ। स्क्रीन पे आप देखिएगा ये कुछ यहाँ पर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिएगा सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो ग्रीन कलर में है, सारे डॉट्स ग्रीन कलर के। अब ये डॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एक दुकान का फैला हुआ सामान। अब इस दुकान के फैले हुए सामान को जब हम इसको क्लस्टरिंग कर देंगे तो क्लस्टरिंग करने के बाद में ये जो सामान होगा वो इस तरीके से 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो जो हमारी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम होगी, जब हम उसको इस तरीके का रॉ डेटा देंगे, जैसे हम ये रॉ इनपुट उसको प्रोवाइड करेंगे, एल्गोरिथम काम करना शुरू करेगी और उनके फीचर्स के सिमिलरिटीज के बेसिस पर वो हमें इस तरीके से उसके ग्रुप बना के दे देगी जितने हम उसके ग्रुप बनाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं के मींस क्लस्टरिंग। अब ये कैसे अचीव की जाएगी इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहां से समझते हैं। के मींस क्लस्टरिंग के लिए जो स्टेप्स हैं, वो सबसे पहला स्टेप होता है नंबर के टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लस्टर। सबसे पहले के डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना ग्रुप बनाना है। फिर कहते हैं सेलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स। अब आप क्या करना होता है, उनमें से कुछ चूज कर ले होते हैं के पॉइंट्स, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स आप चूज कर लेते हैं जिनका आपको सेंट्रॉइड क्रिएट करना होता है। फिर करना होता है असाइन ईच डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड, उनका एक सेंट्रॉइड बना होता है। कैसे बनाएंगे देखिए इसको। कैलकुलेट द वेरिएंस क्रिएट करना होता है, फिर थर्ड स्टेप के इटरेशन करना होता है एंड फाइनली कम टू द मॉडल रेडी। अब आप देखते हैं इस एग्जांपल से आते हैं, सभी लोग इस एग्जांपल से समझिएगा इसको। हमने सपोज किया कि कोई हमारे पास में कोई दो वेरिएबल्स हैं m1 एंड m, दो अलग अलग हैं, ठीक है, और वो एक स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में यहाँ पर जनरेटेड है। दो अलग अलग चीजें हैं और आपस में मिल गई हैं, मिक्स हो गई हैं, है ना। m1 है और एक m2, दो चीजें ऑब्जेक्टेड थे जो आपस में यहाँ पे मिक्स हो गए। तो मिक्स होने के लिए हमने स्टार्ट किया, हमें इसके दो क्लस्टर्स क्रिएट करने, k इक्वल्स टू 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको k इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे जो कहा था, हम लोगों को कोई एक रैंडम k पॉइंट चूज करना होगा, कोई भी एक रैंडम k पॉइंट चूज करना होगा जिसकी वजह से हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू चूज सम रैंडम k पॉइंट्स और centroid to form the cluster. These points can be either the points from the data set or any other point. So here we are selecting the below 2 points as a k point which are not a part of our data set. अब एग्जाम्पल पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हुआ क्या। एग्जाम्पल के तौर पर इसको बिल्कुल ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी अलमीरा है, उस अलमीरा में सारे कपड़े भरे हुए हैं, सारे कपड़े में आपके स्वेटर्स भी हैं, शर्ट भी हैं, ट्राउजर्स भी हैं, और आपको सिर्फ दो कैटेगरी में इनको कवर्ट करना है। दो कैटेगरी आपने क्या चूज कर ली, दो कैटेगरी आपने ये चूज कर ली कि एक तो मुझे अपर्स अलग करने हैं और लोअर्स अलग करने हैं।
ठीक है। अब कितना देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, आपका ब्रेन इसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है कि आपने एक अपनी अलमीरा उठाई और अलमीरा के अंदर सारे कपड़े भरे हुए थे, कम से कम 400-500 कपड़े उसमें भरे हुए अलमीरा में, और आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपने दो क्लस्टर क्रिएट करने, एक अपर्स का और एक लोअर्स का। तो जब आप अपर्स का और लोअर्स का क्रिएट करना शुरू करेंगे तो उस पूरे डेटा सेट में से, यानी कि पूरे कपड़ों के सेट में से एक रैंडमली उसमें से एक पिक करेंगे, जिसको आप ये बनाना चाहेंगे कि ये मेरा ग्रुप 1 होगा और ये मेरा ग्रुप 2 होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अलमीरा में हाथ डाला और आपके हाथ में एक शर्ट आ गई, आपने एक शर्ट को उठा के एक जगह रख दिया और कहा ये मेरा 1। तो ये जो आपने चूज किया वो आपने यही चूज किया, सबसे पहले जो ब्लू डॉट आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने एक सेंट्रॉइड क्रिएट किया। वेरी सिंपल, आप यही करते हैं, आपका ब्रेन भी यही करता है। आपने एक शर्ट उठाई और शर्ट को उठा के रख दिया, अब ये मेरा पहला सेंट्रॉइड क्रिएट हो गया। दूसरा, जब आपने एक हाथ डाला और दूसरा हाथ डालने के बाद आपको एक सिंपल सा एक लोअर मिल गया और आपने लोअर को पिक किया और पिक करके दूसरी जगह डाल दिया, ये आपके दूसरे ग्रुप का सेंट्रॉइड हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप थर्ड टाइम अपनी अलमीरा में गए और अलमीरा में आने के बाद में जैसे आपने अलमीरा में हाथ डालते हैं तब आपको एक टी शर्ट दिखाई देती है, आपने टी शर्ट को पिक किया और पिक करके उसकी सिमिलरिटी फीचर आपके ब्रेन ने इमीडिएटली चेक किया, तो आप किस ग्रुप में डालेंगे, शर्ट में डालेंगे कि ट्राउजर में या लोअर वाले में? क्यों डाल रहे हैं आप शर्ट में? आप कहेंगे सिमिलरिटी, और मैं तो जानता हूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं मैं तो शुरू से ये चीजें सीखता हुआ आया हूं। पर डोंट थिंक सो कि आप जानते हो, पर अगर इस प्रोसेस पे जाओ कि वास्तव में आप कैसे जानते हो और क्यों जानते हो, तो दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग, है ना। आप जानते हो, अगर इस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है भाई, हमने कर दिया तो हम जानते हैं, लेकिन हम क्यों जानते हैं और वास्तव में हमने कैसे जाना था कि अब मुझे, अगर मेरे पास एक टी शर्ट निकल के आई जो कि टी शर्ट बिल्कुल भी शर्ट जैसी नहीं लगती है, क्योंकि शर्ट फुल होती है, उसके बटन होते हैं, पर टी शर्ट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं टी शर्ट को उठा के शर्ट वाले में ही डालूंगा। सिमिलरली आगे चल के अगर मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, एक सॉक्स निकल के बाहर आ गया और कैटेगरी मेरी दो थी, एक अपर की और एक लोअर की, तो अब वो मैं सॉक्स उठा के कहां डालूंगा, और लोअर वाले सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो थिंग इज हियर कि मेरे ब्रेन को अब करना क्या है, मेरे ब्रेन को क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं, और क्लस्टर्स किस बेसिस पे क्रिएट हो रहे हैं, उन सेंट्रॉइड्स के बेसिस पर हो रहे हैं, जो सेंट्रॉइड्स हमने क्रिएट किया है, यानी कि चीजें हम कंपेयर करेंगे उस सेंट्रॉइड से, और जब उस सेंट्रॉइड को देखेंगे तो जो भी चीज हमें उसके जैसी लग रही होगी हम उधर ही उठाते उसको डालते चले जाएंगे। एक सिंपल सा आपने वेस्ट निकाला, वो भी हाफ होता है, उसमें तो स्लीव्स भी नहीं होते, कॉलर भी नहीं होता, लेकिन आप भी उसको उठा के शर्ट वाली कैटेगरी में उठा के डाल देंगे, ये चीज। तो ऐसे आप क्लस्टर्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर आपने दो सेंट्रॉइड्स क्रिएट किए, यू हैव क्रिएटेड टू सेंट्रॉइड्स। अब जब ये दो सेंट्रॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं वी मूव ऑन फर्दर। अब इनके बीच में हमें क्या करते हैं, मीन लाइन खींचनी होती है। तो ये हमें कई बार सिखाया गया है, कई चीजों के बीच का मीन लेना। अगर ये दो हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के रेस्पेक्टिवली हम बीच में एक मीन लाइन ड्रॉ करते हैं, और मीन लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, नाउ वी असाइन ईच डेटा पॉइंट ऑफ अ स्कैटर प्लॉट टू इट्स क्लोजेस्ट के पॉइंट और सेंट्रॉइड, हम इसके पास रखते हैं। वी विल कंप्यूट इट बाय अप्लाइंग सम मैथमेटिक्स दैट वी हैव स्टडीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस ब्रेन ऑटोमेटिकली कर लेता है। सो वी विल ड्रॉ अ मीडियन बिटवीन द टू सेंट्रॉइड्स, ये दो सेंट्रॉइड जो हमने बताए थे इनके बीच में हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड, फिर आगे चलते हैं। From the above image, it is clear that the point left side of the line is near to the K1 or blue centroid, and points to the right of the line are close to the yellow centroid. Let's color them as a blue and yellow. अब हमने क्या किया, ये जो थे हमने ये वाले जो थे इधर के सारे इनको सब इसके आसपास आ रहे थे, तो हमने सबको इनको ब्लू कर दिया। इसके पास जो आ रहे थे उनको सबको हमने येलो कर दिया। अब हमारा एक नया ग्रुप ऐसे बन गया, यानी कि आपने जो शर्ट्स वाला और जो ट्राउजर वाला जो ग्रुप बनाए थे, आपने दो ग्रुप उठा के एक तरफ कर दिए। इस तरीके से पहला काम आपने कर दिया। अब क्या किया, जब आपने इनकी ग्रुपिंग कर दी, मतलब ये पता चल गया ये एक अलग है ये एक अलग है, फ्रॉम द अबव इमेज इट इज क्लियर, तो हमने यहाँ पर इनको येलो और ब्लू के कलर में कैटेगराइज कर दिया। फर्दर मूविंग है, as we see, to find the closest cluster,
सो वी विल रिपीट द प्रोसेस बाय चूजिंग अ न्यू सेंट्रॉइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक नया सेंट्रॉइड ढूंढने की कोशिश करेंगे, नया सेंट्रॉइड। somebody is trying to enter? No. अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो हमने ऑलरेडी सेंट्रॉइड था उस सेंट्रॉइड को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करेंगे क्या, हो सकता है कि जब हमने शर्ट को सेंट्रॉइड माना था तो शर्ट के कंपैरिजन में हो सकता है कि हम एग्जैक्टली राइट अपर क्लोथ पता नहीं कर पा रहे थे, ऊपर के कपड़े पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, स्वेटर हो सकता है, कुछ इस तरीके की जैकेट्स भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नियरेस्ट क्लोजेस्ट फीचर लेने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने सेंट्रॉइड को शिफ्ट करेंगे। सो एज वी नीड टू फाइंड द क्लोजेस्ट क्लस्टर, सो वी विल रिपीट द प्रोसेस बाय चूजिंग अ न्यू सेंट्रॉइड। अब क्या करेंगे, एक नया सेंट्रॉइड लेंगे। टू चूज द न्यू सेंट्रॉइड वी विल कंप्यूट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सेंट्रॉइड। जितने भी जो होंगे मैथमेटिकली क्या करेंगे, उन सब के बीच में जितने हमने पहला क्लस्टर बनाया है, अब इस क्लस्टर को हम सबसे नियरेस्ट पॉइंट मानने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे नियरेस्ट पॉइंट मानने के लिए ये प्रोसेस करेंगे, जितने भी क्लस्टर्स हैं इन सब का एवरेज ले लीजिए। ये भी जो फीचर वैल्यूज आपने लिए इन सब का एवरेज ले लीजिए। इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल एग्जांपल है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज कीजिए आपने एक कलर चूज किया और उस कलर की रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू बहुत सारी लाइट्स आ रही, तो आपने दो ग्रुप बनाने थे, ग्रे के सारे शेड्स के और ग्रुप बनाने थे ग्रीन के सारे शेड्स के। अब ध्यान से समझिए कि ग्रीन के सारे जो शेड्स थे, जैसे पिछली बार मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को यहाँ से दिखाया था कि जब आप यहाँ पे कलर चूज करते हैं डिजाइन में जाके, ये आप जाते हैं डिजाइन में, ये कलर जो आप चूज करते हैं शेप के लिए, आप ये कलर जो यूज करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, ये जो शेड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो शेड्स दिखाई दे रहे हैं, अब इस सारे के सारे शेड्स में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ग्रे के कितने सारे शेड्स हैं। अब इस शेड में कौन सा आप ये मानेंगे जिसको मैं सेंट्रॉइड बनाना चाहता हूँ, आपका तरीका क्या होगा इसको सेंट्रॉइड बनाने के लिए, इस ग्रे शेड के कोई एक मुझे बता सकता है? अब मान के चलिए यहाँ से लेके पूरा ये जो मैं एरो मूव ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम अगर मैं कहूँ तो 100 मैनी कलर शेड हो सकते हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि मैं सेंट्रॉइड किसको मानूं, तो मेरा मैथमेटिक्स कैसे समझ करेगा जी, मिडिल में ले लेंगे सर। मिडिल कैसे डिसाइड करेंगे, वही दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। Percentage of content of RGB in gray shade. रेड, ग्रीन, ब्लू। बहुत बढ़िया, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अपॉन 2। यानी कि आप लोगों को मैथमेटिक्स समझ में आ गई कि यानी कि बहुत सारी चीजें जब होती हैं और अगर वो चीजें हमारे पास आ रही हैं, इफ इट इज कमिंग टू अस, दैट मींस दे हैव सम सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट्स, उनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट वैल्यूज होंगी। जैसे ग्रीन ग्रीन क्यों लगता है, यानी कि वेवलेंथ है, यानी कोफिशिएंट है। येलो येलो क्यों लगता है, वो कोफिशिएंट है। इसी तरीके से जिस किसी के भी आप क्लस्टर्स बना रहे हो उसका फीचर का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा मैथमेटिक्स में। तो यही एग्जांपल यहाँ पर लिया गया कि ये जो आपने दो ग्रुप बनाए थे, इन दो ग्रुप्स में Sir, very noise is coming. Somebody is thumping the door, etc. Door नहीं, actually working. at the downstairs there is a work is going on, मैं उनको मना करता हूँ एक मिनट। चलिए एक्सपेक्टिंग कि चीजें ठीक हो तो यहाँ पर आप समझ गए ना, तो आपने जो एक ग्रुप बनाया, अब उस ग्रुप में आपने पहले जो सेंट्रॉइड चूज किया था वो तो रैंडम चूज कर लिया था क्योंकि आपको पूरा पता ही नहीं था ग्रुप, आपने रैंडम चॉइस की थी। अब रैंडम चॉइस के बाद आप क्या चाहते हैं, इसको प्रिसाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट इट मोर प्रिसाइज। तो जब आप इसको प्रिसाइज करना चाहेंगे तो व्हाट यू विल डू, आप इस पूरे के पूरे ग्रुप का, जो भी आपने ग्रुप यूज किया है, इस पूरे ग्रुप का यहाँ पर आप क्या कोशिश करेंगे, इसका मीन लेंगे, इसका सेंट्रॉइड शिफ्ट करेंगे। तो सेम इज हैपनिंग है, तो आपने इन सब वैल्यूज का मीन लिया और सेंट्रॉइड शिफ्ट। सिमिलरली जब आपका सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएगा, वी विल रीअसाइन ईच डेटा पॉइंट टू न्यू सेंट्रॉइड। अब आप इसके हिसाब से नया शिफ्ट करेंगे और आपको लगता है कि सेंट्रॉइड से सो फाइनली ये हमें समझ में आ गया यहाँ पर कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो क्लस्टर्स का जो होगा, अब एक्चुअल क्लस्टर्स के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू क्रिएट अ मीन पॉइंट। हमें क्या करना पड़ेगा, मीन पॉइंट। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस फाइन जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू सेंट्रॉइड क्रिएट करना पड़ेगा। और जब हम नया सेंट्रॉइड क्रिएट करते हैं देन व्हाट हैपेंस,
नया सेंट्रोइड क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि जो सिमिलरिटीज की जो डिस्टेंसेज है अब उस सेंट्रोइड के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगी। जब ये डिस्टेंसेस चेंज होंगी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि जो जो पॉइंट हम चूज किए थे डेटा पॉइंट, जो हो सकता है पहले ब्लू ग्रुप क्लस्टर्स में आते थे, अब उसका डिस्टेंस बढ़ जाए, और जो येलो ग्रुप क्लस्टर्स में आते थे इट माइट बी पॉसिबल कि उनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और वो ब्लू ग्रुप क्लस्टर्स में पहुंच जाए। यानी कि जब आपने सामान उठा के एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में डाला था, अपनी एल्मेरा से जो सामान निकाल निकाल के डाला था, और उस सामान में आपका काम था कि एक तरफ शर्ट आ जाने चाहिए, दूसरी तरफ ट्राउजर आ जाना चाहिए, तो किसी के पास में कुछ ऐसी चीज भी आ गई थी कि जो एक ओवरकोट जैसा था। अब वो ओवरकोट अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि वो किस तरफ जाना चाहिए। तो अब सेंट्रोइड शिफ्ट हुआ, तो सेंट्रोइड शिफ्ट होने से सिमिलरिटी चेंज हो गई, है ना, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लेंथ का था। तो अगर आपने किसी छोटे बच्चे को दिया होता ये काम जिसको जानकारी नहीं है ज्यादा, तो हो सकता है वो लॉन्ग लेंथ का जो उसने कोट था, ओवर कोट था, वो उठा के उसने ट्राउजर सारी साइड में डाल दिया, क्योंकि ट्राउजर सारे लंबे लंबे दिख रहे थे और शर्ट और टी शर्ट छोटी दिख रही थी। हो सकता है इस बेसिस पे उसने किया हो। तो अब क्योंकि सेंट्रोइड चेंज हुआ, सिमिलरिटी फैक्टर्स चेंज हुए, सिमिलरिटी फैक्टर चेंज होने से जो ग्रुप इधर से उधर थे उनमें डेटा पॉइंट चेंज होंगे, और वो डेटा पॉइंट यहाँ पर जब चेंज होंगे तो उन चेंज होने से इनकी ग्रुपिंग चेंज होगी। दैट्स अ सेकंड थिंग। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस के अंदर सेम प्रोसेस भी कीप ऑन डूइंग। अब यही प्रोसेस है, रीअसाइनमेंट हैज टेकन प्लेस, हम इसको फिर दोबारा से मैनेज करेंगे और दोबारा से सेंट्रोइड क्रिएट करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ओवरऑल दोनों सेंट्रोइड के बीच में इस तरीके के डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम क्रिएट ना हो जाए। सो वी गॉट द न्यू सेंट्रोइड, सो अगेन विल ड्रॉ द मीडियन लाइन। अब हम फिर से मीडियन लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों सेंट्रोइड के बीच में, और मीडियन लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर देखेंगे इसकी डिस्टेंसेस कितनी कितनी आ रही हैं। जब ये डिस्टेंसेस हमें लगता है वी कैन सी दी अवर इमेज, there is no dissimilarities data point on the either side of the line, which means our model has formed and we have created a two clusters। इससे हम दो क्लस्टर्स क्रिएट कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाट द फाइनल टारगेट। ये बात समझ में आई? सर ये जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होता है, हाँ, कुछ उस टाइप का लग रहा है ये भी। बार बार हम इसको इटरेशन तो बहुत जगह यूज होता है, मतलब इटरेशन तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो मेथड होता है ना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, हाँ, एडीसी का, बिल्कुल कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है एग्जैक्टली। कि वो उसमें बार बार हम इटरेशन प्रोसेस का मतलब होता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है जहां पर भी आप एरर मिनिमाइजेशन करना चाहते हो। सक्सेसिवली करने का मतलब ही ये होता है कि जब आप रिपीटेडली किसी प्रोसेस को करते हो उसका मतलब है यू आर मिनिमाइजिंग द डिफरेंसेस, यू आर ऑप्टिमाइजिंग द थिंग्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है, और ये इटरेटिव प्रोसेस तो हम करते हैं सब लोग, हम लोग सब करते हैं ये। कोई भी काम हम जब क्लस्टर्स की फॉर्म में कर रहे होते हैं ना, पक्का मान के चलिए कभी भी ज्यादा डेटा में से हम कभी सिंगल टाइम में क्लस्टर्स बना ही नहीं पाते। आप कभी भी अपना संडे को घर अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा, आप उसका एग्जाम्पल समझ जाएंगे कि कितनी बार आपको चीजों को एक ही अलमीरा में आके कितनी बार चीजों को उठा उठा के अलग से लाके रखना पड़ेगा। इट हैपेंस। ब्रेन ऑटोमेटिकली इटरेटिव प्रोसेस के ऊपर ही काम करता है। एक बार प्रोसेस करता है फिर चेक करता है, नहीं यार ये चीज तो उठा के उसमें रखनी चाहिए थी, ये तो वहां रखना चाहिए था, तो फिर दोबारा से वहां ओपन करनी है, अच्छा ये यहाँ क्यों रख दिया, ये तो होना चाहिए था, वहां होना चाहिए था। तो रखी हुई चीज को भी उठा के कई बार आप एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, क्योंकि ये इट बेटर सूट्स टू हियर, ये यहाँ पे बेटर सूट करती है। वो बेटर सूट करने का मतलब ये कि यानी कि उसकी जो ग्रुपिंग आप बताना चाह रहे हो कि वो ग्रुपिंग अलग जगह पर है, दैट इज व्हाट। तो इटरेटिव प्रोसेस में सिंपल सा प्रोसेस है, के मींस के अंदर सबसे पहले चूज कर लीजिए कि कितने आप क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं। उन क्लस्टर्स में एक रैंडमली एक सेंट्रोइड चूज कर लीजिए। सेंट्रोइड चूज करने के बाद में फिर उस सेंट्रोइड को से रेस्पेक्ट में ग्रुपिंग कर लीजिए। फिर जो ग्रुप आपने बनाया उस ग्रुप का मीन लीजिए, उस मीन के रेस्पेक्ट में फिर सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। डिस्टेंस जिसकी बढ़ जाती है उसको दूसरे ग्रुप में डाल दीजिए। दैट इज व्हाट द मैथमेटिकल प्रोसेस। और इस प्रोसेस को करने के बाद फाइनली सेंट्रोइड का मीडियन क्रिएट कर दीजिए, आपको दो ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स आराम से मिल जाएंगे। अब इस एग्जांपल को आज मैं आप लोगों को पाइथन की लैंग्वेज की मदद से समझाता हूँ। आज का थोड़ा सा और इंटरेक्टिव कर देते हैं आज के सेशन को, और आगे चल के मेरा ऑब्जेक्टिव है कि विद इन 2 ईयर के जो 2 ईयर्स का जो आपका एमटेक प्रोग्राम है, इस एमटेक प्रोग्राम में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये सब चीज़ें करना सीख जाएं। तो जो आपका लैब सेशन होगा उसमें भी सिखाएंगे, पर मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्क्रीन की विजिबिलिटी मुझे बता दीजिएगा, बस मैं इसको शेयरिंग मोड हटाता हूँ।
जी क्लियर है। सर ये इटरेशन में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम किस फीचर को लेके चल रहे हैं, क्लस्टरिंग ही उस पर बेस्ड है पूरी की पूरी। या किस फीचर पर फोकस करनी है। हाँ, क्लस्टरिंग ही कंप्लीटली पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है। स्क्रीन विजिबल? आप किसी भी चीज की ग्रुपिंग करना ही केवल तब चाहते हैं जब आपने सोचा है कि इसकी इस प्रॉपर्टी और क्वालिटी की वजह से इसको यहां होना चाहिए, वरना तो सारी चीजें अपने आप में मिक्स पड़ी हुई हैं। आप जैसे मार्केट में भी निकल के जाते हैं तो मार्केट में भी आप प्रिफर करते हैं वो एरिया जहां पर ज्यादा शूज की शॉप है। आपको शूज अगर लेने हैं तो वहां मिल जाएगा सारा। आप मॉल्स को क्यों प्रिफर करते हैं? आप मॉल्स को इसलिए प्रिफर करते हैं कि मॉल्स के अंदर जो आपको कपड़े खरीदने हैं वो कपड़े क्लस्टर्ड हैं। कैसे क्लस्टर्ड है? पूरा का पूरा फ्लोर बच्चों का है, पूरा एक फ्लोर किसका मिला हुआ है? फीमेल्स का है, पूरा एक फ्लोर मेल्स का है। मेल्स के अंदर भी ये जीन्स का सेक्शन है, ये मेल्स के अंदर चले जाइए टी शर्ट का सेक्शन है, इसके अंदर आपके ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं। देखिए कितना क्लस्टर्ड है सब कुछ, सारी चीजें क्लस्टर्ड है। आपको आपको कपड़े लेने जाना है और आपको नहीं सोचना कि मुझे क्या कपड़ा लेना है। आप कपड़े के सेक्शन में जाते हैं और आपको देख के समझ में आ जाता है कि मुझे ये ले लेना चाहिए। आपको ग्लव्स नहीं लेने हैं, आप मार्केट में गए, मॉल में गए, आप विशाल में घूम रहे हो और आपने बस वहां पर पड़े हुए देखे, एक जगह ग्रुप ऑफ ग्लव्स का देखा, आपने कैप्स का देखा, तो आपने कहा या ये तो मुझे ले लेना चाहिए। तो ये देखिए क्लस्टर्स हर जगह है, हर जगह आपको क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। और क्लस्टर्स में जहां भी प्रोसेस के अंदर देखिए कि कोई बच्चे फैला के चले जाते हैं, ग्लव्स को उठा के रख जाते हैं, कहीं और पटक जाते हैं, तो एक इटरेटिव प्रोसेस चलता ही रहता है। फिर से उसको उठा के कोई लाता है और उठा के उसकी सिमिलरिटी फाइंड आउट करता है कि ग्लव्स के सेक्शन में होना चाहिए, वापस ग्लव्स में डाल देता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब आज का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्चुअल एक केस स्टडी दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि जो मशीन लर्निंग की हम बातें करते हैं, ये मशीन लर्निंग कैसे प्रोग्रामिंग की फॉर्म में आती है, और जब ये प्रोग्राम बन जाता है तो डिवाइसेस पर किस तरीके से ये डिवाइसेस पर जाके डिप्लॉय कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो ये पेज खोला हुआ है, ये कोई वेबसाइट का पेज नहीं है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए सभी को कि वेबसाइट पेज नहीं है। दिस पेज इज अ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। इस पेज का नाम है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब, गूगल कोलैब, गूगल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पर ओपन सोर्स यानी कि बिना सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए बिना गूगल के अपने खुद के सॉफ्टवेयर को आप फ्रीली यूज कर सकते हो एनीवेयर, कहीं भी। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज की जाती है, उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला जो टूल है वो यही है कि हमें गूगल कोलैब के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट्स ओके। ठीक, अब गूगल कोलैब के अंदर जो मैं यहाँ पर सिखाया, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इंटरनेट पे जाइएगा कभी भी और मैं इस फाइल को आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। आपको कैसे इस फाइल को लोड करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे करना है। और आप इस फाइल को आप अपने सिस्टम पर, मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा, आप अपने सिस्टम पर इसको देख पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। अदर देन दैट, ठीक है, ये फाइल, यहाँ से फाइल में जाते हैं, आप जाके देखेंगे फाइल में क्लिक किया, फाइल में क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड, और यहाँ पर डाउनलोड .ipynb करके आएगा। तो के मीन्स क्लस्टरिंग का मैंने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया। ये जो फाइल है, इस फाइल को आप किसी को भी भेज सकते हैं। ये जो फाइल है, ये फाइल यहाँ पर आ गया, और इस फाइल को अब मैं आप लोगों को आराम से जिस तरीके से व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं उस तरीके से मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। देखिएगा, ये मैं अटैचमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में गया, और जो अभी फाइल मैंने डाउनलोड की है उस फाइल को मैं आपको भेज देता हूँ।
K मीन्स क्लस्टरिंग, ये आप लोगों के ग्रुप में फाइल आ गई। अब ये फाइल आप अपने ग्रुप में से डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद गूगल कोलैब खोलिएगा, फर्स्ट पेज आपका खुलेगा। उसके बाद यहाँ फाइल में जाइएगा और फाइल में जाने के बाद में सिर्फ अपलोड नोटबुक कर दीजिएगा, सिर्फ अपलोड। यहाँ पे फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद अपलोड नोटबुक कर देंगे। नोटबुक को जैसे ही अपलोड करेंगे ये आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद अच्छा, एक गूगल आपसे जब भी आपसे गूगल में आप करेंगे तो आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। जितना भी डेटा होगा आपकी ड्राइव में सेव होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस जगह पर, यहाँ पर, मैं स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे लास्ट में कनेक्ट करके एक ऑप्शन आएगा, आप उसको कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट आपका एक्टिव होना चाहिए। कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद रैम डिस्क ये लिख के जब आ जाएगा तो इसका मतलब आपकी फाइल रेडी है वर्क करने के लिए, ठीक है। गूगल कोलैब में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है जहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड लिखा जाता है, दूसरा आप जहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ये टेक्स्ट है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप पाइथन का के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये नोट्स की तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। सो पहला स्टेप है डेटा प्री प्रोसेसिंग, दूसरा स्टेप है ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स यूजिंग एल्गो मेथड। एक मेथड होता है जिसकी मदद से आप क्लस्टर्स निकालना चाहते हैं कि इसके कितने क्लस्टर्स बनेंगे। तीसरा है ट्रेनिंग ऑफ के मींस एल्गोरिथम ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट। फिर हम ट्रेन करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे और ट्रेन करने के बाद देखेंगे कि हमारा मॉडल किस तरीके से क्लस्टर्स क्रिएट करता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दैट्स ओके, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया यहाँ तक? दैट्स नाइस। तो ये सिर्फ आप सिंपल आपको क्या करना है, गूगल कोलैब, मैं आपको इस गूगल कोलैब का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, है ना, कि किस तरीके से आपको करना है। www. आपके ग्रुप में आ रहा है, बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है। गूगल कोलैब, इसमें ओपन करके फाइल जो मैंने भेजी है डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अपलोड कीजिए और कनेक्ट करके आप कर लीजिए। इसका मतलब आपकी फाइल मेरी तरीके से खुल जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या करना होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग आपको मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगा जब आप लैब में आएंगे कि किस तरीके से चीज़ें की जाती है। पाइथन प्रोग्रामिंग अपने आप में एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो एल्गोरिथम्स हम सोचते हैं उनको कैलकुलेट करने में ये मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके हाथ में आपका कैलकुलेटर है और मैं आपसे कहूँ कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 999 को 787 से, तो अगर आपसे कहूँ तो आपको डेफिनेटली कर लेंगे, बट इट टेक्स अ टाइम। पर लेकिन कैलकुलेटर में वही चीज़ आप जैसे ही टाइप करते हैं तो आपको इमीडिएट आपका आंसर दे देता है। सिमिलरली पाइथन प्रोग्रामिंग में जो एल्गोरिथम अपने आप ऑटोमेटिक देते हैं, तो इसके पास अपने आप ऑटोमेटिक लाइब्रेरीज होती हैं जो लाइब्रेरीज आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको तुरंत आंसर दे देते हैं। हमें सिर्फ उन लाइब्रेरीज को कमांड देनी होती है कि आपको क्या करना है। जैसे कैलकुलेटर आप अपनी फिंगर्स की मदद से, फिंगर्स कमांड देती हैं कि 2 करो, फिर इनटू करो, फिर 3 करो, आंसर आएगा 6, फिर इक्वल करो। तो आपने जो 2 प्रेस किया, फिर इनटू प्रेस किया, फिर 3 प्रेस किया, फिर इक्वल प्रेस किया, ये कमांड है। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ कमांड देने सीखना। काम सारा कौन करेगा, काम कैलकुलेटर करेगा। सिमिलरली काम कौन करेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेगी। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला काम होता है कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, तो देखा हमने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज हैं। numpy एक लाइब्रेरी होती है, मैटप्लॉट एक लाइब्रेरी होती है, पांडा एक लाइब्रेरी होती है। इन लाइब्रेरीज को मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। numpy जब बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा हमें बनाना होता है तो हम numpy करके एक लाइब्रेरी होती है उसको कॉल करते हैं। मैटप्लॉटलिब जब हमें प्लॉट्स क्रिएट करने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं, तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। ये तरीका होता है इसको कॉल करने का। पांडास बड़े इंटरेस्टिंग नाम दिए गए हैं पाइथन के अंदर। पाइथन का खुद का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, देन आफ्टर जो इसके अंदर लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। उनमें पांडास लाइब्रेरी है। जितना भी रोज और कॉलम्स का डेटा होता है, चाहे वो 1000 नंबर का हो, 10,000 रोज का हो, 50,000 रोज का हो, उन सबको ये पांडा लाइब्रेरी की कमांड सॉल्व कर देती है आपके हिसाब से। तो हम इन लाइब्रेरीज को, पहला टारगेट होता है हम लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं। सेकंड,
अब यहाँ पर मेरे पास एक कोई डेटा है, वो डेटा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक मॉल का डेटा है जिसमें कस्टमर का डेटा है। ध्यान से देखिए, ये डेटा मुझे किसी ने दिया है। क्या डेटा दिया किसी ने? कस्टमर की कोई आईडी है, नंबर है 1 2 3 4, कस्टमर का खुद का जेंडर है, मेल्स एंड फीमेल्स है, कस्टमर की खुद की एज है, कस्टमर की एनुअल इनकम है, और कस्टमर की स्पेंडिंग स्कोर है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप लोग जो कनेक्टेड है प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड बी विद मी। अब हम यहाँ पे के मींस क्लस्टरिंग को देखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करेगी, दैट इज द अनदर इशू। ये मेरे पास एक डेटा सेट था, ठीक है, और इस डेटा सेट में आप यहाँ पर देखिए ध्यान से 200 रोज एंड 5 कॉलम्स है। ये 5 कॉलम है, 5 फीचर्स हैं। ये कस्टमर के, कस्टमर आईडी 1 2 3 के फीचर्स हैं, जिसमें जेंडर है, उसका एज है, एनुअल इनकम है, और उसका स्पेंडिंग स्कोर, यानी वो कहीं जाता है मॉल में कितना खर्चा करता है 1 to 100 के बीच में, ठीक है। ये इसका स्पेंडिंग स्कोर हमने दे रखा है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, सर्टेन प्रोग्रामिंग लगाई, और प्रोग्रामिंग लगाने के बाद में हमने इसके क्लस्टर्स फाइंड आउट किए कि हम इसके कितने क्लस्टर्स यूज कर सकते हैं। ये पहला काम हमने यहाँ पर किया। सबसे पहले कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने किया ये, तो यहाँ पर जो हमने क्लस्टर्स को चूज किया, सो द नंबर ऑफ द क्लस्टर विल बी 5। इसको बोलते हैं एक एल्बो मेथड। एल्बो मेथड कैसे काम करेगा, प्रोग्रामिंग में कैसे काम करेगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। हमने एक एल्बो मेथड लगाया और ये लगा के देखा कि हम कितने क्लस्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि डेटा तो आपके पास में 200 रोज है, 200 रोज है, यानी कि 200 डिफरेंट आइटम्स आपके पास में है। इन 200 आइटम्स के कितने ग्रुप बन सकते हैं, 200 के 200, क्योंकि देखिए ध्यान से, फीमेल है, एज 35 है, और उसकी एनुअल इनकम 120 है, लेकिन उसका एवरेज स्कोर 79 है। अगली भी फीमेल ही है, उसकी एज 45 है, उसकी एनुअल इनकम $126 है, लेकिन स्पेंडिंग स्कोर 28 है। ऑब्वियसली इससे अलग है। तो यानी कि 200 के 200 डेटा किसी ना किसी फीचर में तो एक दूसरे से अलग है। अगर मेल और फीमेल में सिमिलरिटीज हैं तो बाकी में तो अलग अलग है, एज में अलग है, एनुअल इनकम में अलग है, उसके बाद में किस में अलग है, उसके बाद में उनके स्पेंडिंग स्कोर्स में अलग है। तो कितने ग्रुप ऐसे बनाए जा सकते हैं उनके सिमिलरिटीज के बेसिस पे। तो एक मेथड होता है, एल्गोरिथम होती है, जिस एल्गोरिथम से हम के फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक ठीक है, हमने के फाइंड आउट किया। के फाइंड आउट करके हमें पता चला कि हम इसके 5 क्लस्टर्स बनाएंगे। उसके बाद फिर हमने इसको किया, ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। ट्रेनिंग करने के लिए हमने डेटा सेट को चूज किया, और डेटा सेट को यहाँ पर चूज किया जिसमें हमने इंडेक्स, कस्टमर, जेंडर, एज और ये। तो यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी के हिसाब से यहाँ पर डेटा सेट को बनाया। फिर जब हमने इसको विजुलाइज करना स्टार्ट किया, फिर हमने इसमें फिर एल्गोरिथम्स लगाई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसमें एल्गोरिथम्स लगाई है, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम बड़ी आसान होती है, सिर्फ एक बार आपको काम शुरू करना आना चाहिए। फिर क्या, जैसे ही मैंने इसको प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लगाई इस सारे के सारे ग्रुप में, और प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लगाने के के मींस किया, वही आपका इटरेटिव प्रोसेस जब किया, ये देखिए यहाँ पर ये के मींस। अब देखिए कितना आसान था ये, सिर्फ हमने के मींस इक्वल्स टू के मीन एन क्लस्टर इक्वल्स टू 5, हमने सिर्फ एक लाइन इनपुट दी। के मींस क्लस्टर कितने हैं, 5, कहां से शुरू करना है, रैंडम स्टेट कितनी है, प्रिडिक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने इस पूरे के पूरे क्लस्टर को, यानी कि इतने बड़े डेटा सेट को, जो 200 रोज का डेटा सेट था ये, इसको सिर्फ एक लाइन लिखने से, सिर्फ एक लाइन लिखने से, हमने केवल एक लाइन मेंशन किया, ओनली द वन लाइन वी हैव मेंशन दिस वन, हमने इसकी मदद से इसके क्लस्टर्स बना दिए। 1 2 3 4 5, जो बड़े येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इन सेंटर, ये जो बड़े येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रॉइड्स थे इनके। यानी कि जो सिमिलरिटीज फाइंड आउट करी हमने इन सेंट्रॉइड के बेसिस पर फाइंड आउट करी, यानी कि हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक लाइन में ये सिमिलरिटीज फाइंड आउट करी और इनके ग्रुप्स बना दिए, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5, और ये येलो वाला डॉट है वो दिखा रहा हमारा ये सेंट्रॉइड था। अब इन क्लस्टर्स को उन्होंने किस बेसिस पे बनाया, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लस्टर 1 shows the customers with average salary, जिनकी सैलरी जो थी वो एवरेज थी, मतलब सारी सैलरी का एवरेज निकाला। ध्यान से समझिएगा, सारी सैलरी का एवरेज निकाला, जिनकी सैलरी एवरेज के आसपास आ रही थी, और एवरेज स्पेंडिंग आ रही थी। खर्चा भी कैसा आ रहा था,
एवरेज आ रहा था, एवरेज सैलरी, एवरेज स्पेंडिंग, खर्चा भी एवरेज था, सैलरी भी एवरेज थी, ठीक है, ये दोनों ही चीजें एवरेज थी, उनको उन्होंने पहला क्लस्टर बना दिया और नाम डाल दिया मीडियोकर्स। में क्लस्टर 2 जिसमें कस्टमर हैज अ हाई इनकम बट लो स्पेंडिंग, इनकम तो बहुत ज्यादा थी लेकिन खर्चे कम आ रहे थे, मतलब एक क्लस्टर किसका बनाया, ज्यादा सैलरी वाले लोगों का, अबव देन एवरेज वालों का, और लेकिन एक्सपेंडिचर जिनकी कम हो रहे थे, तो दूसरी कैटेगरी बन गई केयरफुल। तीसरी कैटेगरी बनाई हमने इसी सारे डेटा की जिसमें हमने बनाया जिनकी इनकम कम थी और बेचारे खर्च भी कम कर रहे थे, तो उनको हमने डाल दिया, नाम दे दिया सेंसिबल। चौथा क्लस्टर जो हमने बनाया, द फोर्थ क्लस्टर हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पीपल्स दोज आर हैविंग अ लो इनकम बट हाई एक्सपेंडिचर्स, पैसा तनख्वाह कम आ रही है लेकिन खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, उनको डाला केयरलेस। और क्लस्टर 5 बनाया जिनकी हाई इनकम थी और हाई एक्सपेंडिचर्स थे, उनको बनाया एज अ टारगेट। अब ध्यान से देखिए कि अगर किसी बिजनेसमैन को 1 लाख 2 लाख 50 लाख लोगों का एक एरिया का डेटा अगर हम मिल जाए और उस एरिया के डेटा में से अगर हम इस तरीके से उसको क्लस्टर बना के दे दें, तो वो बिजनेसमैन बड़े इजीली फोकस कर सकता है 2 लोगों के ऊपर, एक तो किसको, क्लस्टर 4। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, एक तो क्लस्टर 4 को टारगेट कर सकता है और क्लस्टर 5 को टारगेट कर सकता है, क्योंकि वो पैसा भी ज्यादा कर लेते और खर्चा भी ज्यादा करते, तो दोनों के पास उम्मीद ज्यादा। और एक क्लस्टर 4 को, क्योंकि जिनके पास केयरलेस है, जिनकी एक्सपेंडिचर्स हाई है, उनको, तो इन 2 लोगों को वो टारगेट कर सकता है। और जब वो बात करेगा क्लस्टर 3 की, तो इकोनॉमिक रेंज का अगर लगता है कि किसी शहर के अंदर सेंसिबल लोग ज्यादा हैं, तो वो उन सेंसिबल लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। जैसे घड़ी, डिटर्जेंट, केक हर जगह नहीं चलता है ना, कहाँ पे सर्फ एक्सेल चलता है और कहीं पे घड़ी, डिटर्जेंट, केक चलता है, और कहीं पे कुछ लोग में होता है जो बिल्कुल ओपन वाला चलता है। तो ये किस बेसिस पे चलता है, ये इसी टाइप की बिजनेस मॉडल पे चलता है। तो यानी कि आप देखिए ये सारा का सारा जो हमने किया, जिसको कि हम थियोरेटिकली डिस्कस करते थे, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू किया। और इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ सर ये जी जो सेंट्रॉइड हमने बनाए हैं यहाँ पर, जी, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रॉइड जो है किसी एक फीचर पे बनाना जरूरी नहीं है, हम कई फीचर्स को लेकर भी सेंट्रॉइड बना सकते हैं क्या? हाँ यानी एग्जैक्टली, इन्होंने सेलिंग स्प्रेडिंग दोनों फीचर लिए यहाँ पर सेंट्रॉइड जी के लिए। जी जी, बिल्कुल 100%। जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग 100% किसी एक के अबाउट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये हो गया ना कि जब कभी भी आपने सपोज कीजिए के फाइंड आउट कर लिया, अब के बाद में जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो यही पे आती है कि आप जब ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उसकी, तो ट्रेनिंग करते वक्त जब आप इनिशियलाइज करेंगे उसको, तो इनिशियलाइज करते वक्त कोई ना कोई तो डेटा साइट पॉइंट उसको देंगे जिसके अबाउट सारे डेटा को लेके जाएंगे, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जैसे ये था कि कस्टमर की आईडी और उसका जेंडर क्या है, एज क्या है, एनुअल इनकम क्या है, स्पेंडिंग स्कोर क्या है। तो आपने मान के चला कि आपने सपोज करो पूरा का पूरा टारगेट इस पे डिपेंड करना था कि मुझे बिजनेस मॉडल पे काम करना है। तो बिजनेस मॉडल पे अगर आपको काम करना है तो आपने स्पेंडिंग स्कोर को ले लिया, टारगेट ले लिया। अब स्पेंडिंग स्कोर को आपने जब टारगेट ले लिया, तो स्पेंडिंग स्कोर के आपने 5 क्लस्टर्स क्रिएट कर दिए, और उस स्पेंडिंग स्कोर के अबाउट, यानी कि आपने माना कि 1 से 100 तक का है तो 1 से 25 तक का एक क्लस्टर बन गया। एक सेंट्रॉइड वहां से पिक किया, यानी कि एक पिक कर लिया 10, एक पिक कर लिया कुछ और। अब जब आपने सपोज कीजिए 25 वाला पिक किया, तो जितने भी इसमें से यहाँ डेटा होंगे 25 वाले जो स्पेंडिंग स्कोर के होंगे, वो सारे के सारे डाल दिए जाएंगे एक ग्रुप के अंदर। ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। So centroid means median. सेंट्रॉइड मीन्स एग्जैक्टली मीडियन, तभी तो के मीन्स है, वो उसका मीन लेके चलता है वो, एग्जैक्टली Centroid means mean, मीन, average. मीन, Okay, okay. एग्जैक्टली मीन, तभी वो मीन लेके चलता है। तो एक्चुअल में आपने एक फीचर पिक किया, उस फीचर के हिसाब से बाकी सारे फीचर्स के रेस्पेक्ट में उसको ग्रुप में डाल दिया। अब जब आपने उसको उसके रेस्पेक्ट में ग्रुप में डाला है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि बाकी जब आप उसका इटरेशन करेंगे, जब आप उसका एक्चुअल सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये देख के चलेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी बाउंड्री लाइन पे सिमिलरिटीज क्रिएट कर रहा हो। वहां पर आपके लिए चीजें हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर ये जो ग्रुप क्रिएट हुआ,
ये जो ग्रुप क्रिएट हुए 1 2 3 4 5, अब इन चारों पांचों ग्रुप के अंदर आप ध्यान से देखिए जो हमने निकाला वो क्या निकाला, कस्टमर विद एवरेज सैलरी का निकाला एंड एवरेज स्पेंडिंग। अब यानी कि जो क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 1 का मतलब ये ब्लू क्लस्टर है ये, ठीक है। इस क्लस्टर 1 में आप देख रहे देखिए दोनों एक्सेस को देखिए, यहाँ हो गई इसकी एनुअल इनकम और यहाँ हो गई उसका स्पेंडिंग स्कोर। तो जो आपने जहाँ पे जो सेंट्रोइड कैलकुलेट किए थे वो सेंट्रोइड कैलकुलेट किए थे 5 क्लस्टर्स के लिए किए थे, इसके बेसिस पर कि इन दोनों का रेशियो क्या कहता है। तो यानी कि जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि ये फीमेल होगा या मेल होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट रेशियो, तो वेट और हाइट के प्रोपोर्शन से सेंट्रोइड क्रिएट हुआ। तो यहां पर जो सेंट्रोइड क्रिएट किया गया है वो किससे किया गया है, दैट सेंट्रोइड हैज बीन क्रिएटेड ऑन द बेस, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर्स के रेशियो पे। तो जैसे आप सपोज कीजिए ये मैं पिंक वाले में जो दिखा रहा हूं आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ये सेंट्रोइड क्या दिखाता है, ये जो वाला है जिसमें मैं एरो कर्स मूव कर रहा हूं, ये नीचे वाला भी ज्यादा है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। यानी कि इट शोज रेशियो शो करता है ना, तो ये रेशियो क्या शो कर रहा है, दोनों की हाई वैल्यूज को शो कर रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट रेशियो। यहाँ पर ग्रीन वाले पे चले जाते हैं तो इसका मतलब स्पेंडिंग स्कोर डाउन हो गया, तो एक ये हो गया। दूसरे क्लस्टर्स आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते थे कि हमें मेल को टारगेट करना है या फीमेल को टारगेट करना है, 2 क्लस्टर्स इस पे भी क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा नजरिया सिर्फ इस बात पे बदल जाता है कि मेल ज्यादा खर्चा करते हैं कि फीमेल ज्यादा खर्चा करती है, ठीक है। मतलब इसी में सर अगर हम एक और हम डायमेंशन हाँ चाहें यानी एक्स और वाई एक्सेस है, थर्ड एक्सेस और ले रहे हैं हम और तीसरा फीचर और ले लें कोई, बिल्कुल तो ऐसा भी हो सकता है ना प्रोग्रामिंग में। बिल्कुल। अब आपको यानी कि मुझे लगता है बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है। अब मैं आपको टेक्निकली यही चीज यहाँ समझाता हूँ कि ये हमने कब चूज की थी, देखिएगा। अब मैं आपको ऊपर प्रोग्राम में लेके आता हूँ। जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे थे हमने इन फीचर्स को चूज किया था, कहाँ किया था वो देखिएगा। एक छोटी सी लाइन लिखी हमने, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, x इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट ILOC कॉलन 3 4, ठीक है। यहां पर इस लाइन में एज वी कैन सी वी आर एक्सट्रैक्टिंग ओनली थर्ड एंड फोर्थ फीचर। ओके, यानी जो मैंने यहाँ 3 और 4 लिखा है, अगर इस 3 और 4 की जगह अगर मैं फीचर को चेंज कर दूं, अब ये देखिए मैं यहां पर इसको करके दिखाता हूं, इस फीचर को थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि हमने थर्ड एंड फोर्थ फीचर की जगह हम एज वाला फीचर ले लेते हैं, तो देखिए पूरी क्लस्टरिंग की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि इसको करते हैं 2 एंड 4, 2 4, ठीक है। अब मैं इसको कॉलम नंबर 2, हाँ, अब इसके लिए मुझे एक बार प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको। आप लोग इस टाइम है तो अच्छी बात है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इस फाइल को देखिए लोड करूंगा, अपलोड लाइब्रेरीज पहले रन कर लेते हैं। ये मैंने फाइल यहाँ चूज किया, ये डेटा सेट मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, कस्टमर मॉल करके देखिए, ये रहा मॉल कस्टमर दिखाई दे गया। ये मैंने चूज किया और ये डेटा मैंने एक्सेल की फॉर्म में मेरे पास डेटा था, ये यहाँ पे डेटा आ गया। ये मेरा डेटा यहाँ लोड हो गया। डेटा लोड होते ही यहाँ पर अब इस डेटा को मैं रीड करता हूँ। सर on my side it is not doing. आपने अपलोड किया था? गोलैब पे। अच्छा, गूगल कोलैब पे कर चुके आप? वेल डन। हाँ मतलब उसपे, लेकिन आपके पास में डेटा सेट नहीं है, इसीलिए आपको एक्सेल की शीट तो आप बता रहे हैं। हाँ मैं भी भेजता हूँ, उसको भी भेज दूंगा। अच्छा, आपके पास डेटा सेट नहीं है क्योंकि आपको डेटा लोड करना पड़ेगा। ये केवल यही डेटा सेट नहीं हुआ, आप इस पे बड़ा मजेदार गेम खेल सकते हैं। आपके पास में कुछ भी बदलिए, कोई भी डेटा सेट उठा लाइए, उस डेटा सेट को अपलोड करके बस इसमें ध्यान रखिएगा सिंटैक्स और नेम थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, तो आप किसी भी डेटा सेट से ये क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा सेट हो गया। सर इसमें जी, एल्बो मेथड का मीनिंग क्या है सर इसमें? एल्बो मेथड बेसिकली यूज किया जाता है के मींस में के डिसाइड करने के लिए, के डिसाइड करने के लिए हम लोग एल्बो मेथड यूज करते हैं। अब ये मेरे पास डेटा आ गया, अब इस डेटा के हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने फीचर्स को चेंज कर दिया 2 4 को। अब आगे पूरे प्रोसेस को मैं दोबारा रीरन करूंगा
और जो क्लस्टर्स होंगे वो क्लस्टर्स चेंज हो जाएंगे। देखिए हो गए सारे क्लस्टर्स बदल गए। इसमें एज एंड स्पेंडिंग का वो लिया है बस 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 अब इस बार इसमें उसी के हिसाब से चेंज हो गए। ये मुझे नीचे जो है ना इसके ये चेंज कर लिखने पड़ेंगे। ये टाइटल हम खुद से देते हैं प्रोग्रामिंग में। ये जो दिया है ना एनुअल इनकम, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। ये ना देखिए एनुअल इनकम की जगह में एज वाला दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी चेंज करूंगा वो नीचे इसके कैप्शन में लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए जी। सर इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग में मतलब इसका विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा के मींस का पूरा ऑटोमेटिकली। पूरा विजुअलाइजेशन हो गया, पूरा विजुअलाइजेशन हो गया। अब ये फाइल आपके पास में आ गई एक बन जी। इसमें जो पिछला क्लस्टर था वो हमें काफी हद तक वो मतलब डिफरेंस नजर आ रहा था अलग अलग क्लस्टर्स में। यहाँ जो है ना देखने में जो उस पे इंटरप्रेट हम तो इसको किस तरह करें, मतलब पिछले वाले सिनेरियो को इस वाले सिनेरियो को इंटरप्रेट अगर हमें करना हो जी क्योंकि यहाँ हमें काफी कुछ मिक्सअप सा लग रहा है। बिल्कुल मिक्सअप सा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एज के साथ में किया है, एज और एक्सपेंडिचर्स के लेके। ठीक है, तो अगर आप अपने डेटा सेट को देखेंगे ना तो हमारे डेटा सेट में जो क्लस्टर्स का वेरिएशन होगा इस कुछ इसी तरीके का होगा कि एज के रेस्पेक्ट में। जैसे ध्यान से देखिए 19, 21, 20 गैप देखिए, सिमिलरिटीज फीचर्स देखिए कितने कम है। 19 हो गया बहुत कम। बस 19, 21, 20, 23। तो ये जो क्लस्टर्स के बीच में जो डिस्टेंसेस नहीं दिखाई दे रही हैं उसका रीजन ही यही है कि ओवरऑल जो लोग हैं आपके पास में वो 19 साल से शुरू होकर लगभग 45 साल के आसपास जा रहे हैं। मैं एक बार को वो पूरा डेटा सेट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, फाइल भी दिखा देता हूँ कि वो जो डेटा सेट है डाउनलोड में है ना ये, तो देख लेते हैं उसमें मैक्सिमम एज कहाँ जा रहा है। ये रहा मॉल कस्टमर। हाँ, ये तो मैक्सिमम जो आपका एज जा रहा है वो एज जा रहा है यहाँ पर 63, 70। तो 70, 63 की रेंज भी आपके पास में है। बस ये 73 तक जा रहा है और जो वेरिएशन आ रहा है आपका एज का वो 19, 20, 21, 23, 24, तो लगभग 20 बहुत आसपास बहुत ज्यादा है। तो 63 और 70, हाँ 63 और 73, जरा एग्जांपल देखते हैं हम। 73 वाले जो थे वो कितना खर्चा कर रहे थे। 65 वाले, 65 का एवरेज स्कोर लगभग 52 है। और 73 वाले जो थे आई गॉट 173 थे कोई। सिक्सटी सेवन 52 कर रहे हैं, 70, हाँ 70 है। 70 का भी लगभग 55 के आसपास आ रहा है। 67 का भी 52 है और 55 है। तो इस मीन्स अगर हम वापस यहाँ जाते हैं और अपनी क्लस्टर्स पे जाके देखते हैं तो क्लस्टर्स पे अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये अब हमारा हो गया है एज वाला। तो अब इसके हिसाब से हम एज, हाँ एज पे जा रहे हैं। एज हमारी लगभग देखिए यहाँ से 20 से स्टार्ट हो रही है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि 20 से लेके लगभग 65 उम्र तक के सभी लोग हैं जिनका एक्सपेंडिचर लगभग 20 से कम है। तो जो क्लस्टर्स क्रिएट किए उन्होंने, क्लस्टर्स किस बेसिस पे क्रिएट किए, 20 से कम के, लगभग 40 के कम के, 60 से कम के और लगभग 100 के आसपास। तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो मिले वो थे लगभग 20 से 40 की उम्र के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और जो मीडियम रेंज में आ रहे हैं यानी कि 50 से लगभग 70 और अप्रोक्सीमेटली 50 तक की जो है ये वाले जो क्लस्टर्स हैं वो एवरेज खर्चे में आते हैं ये।
ये एवरेज वाले आ गए। लो खर्चे में बहुत कम है जो 20 से 30 के बीच के हैं। लगभग 35 से लेके 70 के बीच के लोग ज्यादा है जो इसमें एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। तो ये हाँ, तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू कि किसकी एनालिसिस में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो उसी पे काम करता है। आप किसी और फैक्टर पे कोई और डोमिनेटिंग फीचर इंक्लूड कर सकते हैं, ये एक्सेल फाइल में आपको शेयर कर दूंगा। आप नाम का बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें नाम बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमने यहाँ नेम चेंज कर दिया तो वो रीड नहीं करेगा डेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर जैसे सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की, फिर ये मॉल कस्टमर्स डॉट CSV फाइल हमने अपलोड की और यहाँ पर पांडा की मदद से उसको रीड किया, मॉल कस्टमर्स डॉट CSV। तो अगर ये नाम मैंने गलत लिख दिया फाइल का जो अपलोड की थी उसकी जगह, तो ये रीड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इसका नाम मैंने डेटा सेट रखा हुआ है, आगे चल के भी अगर हमने कहीं पे कोई चेंज किया है, फीचर जो हमने चूज किया वो 2 और 4, कॉलम अगर गलत हुआ तो वो भी डिफरेंट होगा। तो ये सब चीजों का हम ध्यान रखें। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, एक दो चीज का ध्यान रखिए। आप अपनी खुद की एक्सेल शीट अगर आपके पास में कोई है, कोई सी भी एक्सेल शीट है, बस यहाँ सिर्फ नाम बदल दीजिएगा, कोई भी 2 फीचर्स आप ले लीजिएगा, वो फीचर्स आप लोकेट करेंगे कहाँ पे जाके, वो आपने देखा था अभी जो एक्स मैंने चूज किया था, ये यहाँ पर हमने जो एक्स चूज किया था एल्बो मेथड से पहले, ये सिंगल लाइन, यहाँ पर एक्स आई लोकेशन, कौन सी लोकेशन की फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो जो भी आप लोकेशन यहाँ चूज करेंगे वो 2 कॉलम के फीचर्स आपके पास में आ जाएंगे और उन फीचर्स पर आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। तो बस अपनी फाइल लीजिए और क्लस्टर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, ये प्रोग्राम अब आपके पास में आ गया है। सो दैट इज व्हाट टुडे इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, और ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स हैं जो कि डेटा एनालिस्ट्स जो हैं वो वेरियस बिजनेस कंपनीज को देते हैं, मतलब अमेजन को, फेसबुक को, वो इसी तरीके के डेटास देते हैं और इन्हीं डेटास के बेसिस पे वो फोकस करते हैं, एज ग्रुप को फोकस करते हैं, इनकम वालों को फोकस करते हैं, इनकम टैक्स के डेटा के बेसिस पे करते हैं, एक्सपेंडिचर्स वालों को करते हैं, लोकेशन बेस्ड लोगों को करते हैं। कि सपोज कीजिए मुझे, जैसे आपको लोगों ने एक ऐड देखा होगा, यूट्यूब पे आजकल एक ऐड आ जाता है, मैं क्योंकि न्यूज़ देखता हूँ आज तक, तो उसमें ऐड बीच में आता है कि ऋतिक रोशन आया हुआ है और वो एकदम से आके कहता है, एक वैन खुलती है और वैन का दरवाजा खुलता है तो जोमेटो वाला आता है और जोमेटो वाला सब उसको देखते हैं सरप्राइज होके, तो ऋतिक रोशन खुद अपने मुंह से कहता है कि कढ़ाई पनीर खाने का मन था, माहेश्वरी गार्डन से मंगा लिया। अब जस्ट इमेजिन दैट कि ऋतिक रोशन क्या MGR या माहेश्वरी गार्डन रेस्टोरेंट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, या यम यम अफगानी चाप खाने का मन था, यम यम ग्रिल से मंगा लिया। ये 2 एडवर्टीजमेंट कॉमन है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऋतिक के। ये 2 ऐड इतने कॉमन है, तो आपको क्या लगता है कि वो दोनों ऐड जो हैं वो स्पेसिफिकली माहेश्वरी गार्डन के लिए ऋतिक ने दिए? नहीं, वो जो एडवर्टीजमेंट है जोमेटो का टाई अप है ऋतिक के साथ कि आपको सिर्फ ये करना है, और जो बेसिकली लोकेशन बेस्ड चलाना है वो काम कर रही है मशीन लर्निंग। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां भी जोमेटो काम कर रहा है वहां पर वो लोकेशन के स्पेसिफिक जो उसके कस्टमर है उन कस्टमर का डेटा उनको दे रहा है और वहां पर उन्हीं का नाम चल रहा है कि किसका क्या चल रहा है। तो वो यम यम ग्रिल बोल देता है, वो वहां पर ये बोल देता है, दैट इज व्हाट। तो इट हैपेंस। तो लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें डेटा की जरूरत होती है। तो ये जो एग्जांपल था वो एग्जांपल का मैं आपको एक्सेल शीट भी अवेलेबल करा दूंगा। तो सर ऐसे इट मींस सर ये ऋतिक वाले ऐड में, सर अगर वो ऋतिक साउथ में ऐड देगा तो उसमें माहेश्वरी की जगह कुछ और हो जाएगा, नॉर्थ में देगा तो कुछ सर वेस्ट में जाएगा तो बिल्कुल ये मशीन लर्निंग थोड़ी कर रही होगी सर, वो तो वो उसे स्क्रिप्ट में दिया होगा ना सर। नहीं, अगर आपने इसको स्क्रिप्ट पे दिया होता तो बेचारे को 50 लोकेशंस के लिए अगर उसका ऐड चलना है तो उसको 50 बार वो चीजें बोलनी होती। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। अब मशीन लर्निंग पे, और जोमेटो को भी अगर 100 देशों में ये चीज या कंट्रीज में चलानी है या 100 लोकेशंस पे चलानी है उसको, तो जोमेटो भी ये किसी पर्सन से नहीं कराता है। जोमेटो क्या कराता है, लोकेशन पे करता है कि मेरा यूट्यूब का जो बेसिकली चल रहा है, चैनल जो चल रहा है उस लोकेशन पर किस सारा कोई काम मैनुअली नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा कोई काम मैनुअली नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा कोई काम मैनुअली नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा काम सिर्फ लोकेशन बेस्ड हो रहा है, वहां से डेटा पिक करता है कि किसके साथ जाना है। सर ये भी तो हो रहा है, जैसे किसी का फेस है, जैसे मतलब ये क्वेश्चन दे रहा है, उसकी आवाज भी हुई है, उसकी आवाज में मशीन लर्निंग से बनाया होगा।
अलग तरीके से। हाँ ये ये भी है। मैं मशीन लर्निंग के है एग्जांपल मेरे पास और भी हैं जिनमें हमने भी एक टेस्टिंग की थी और टेस्टिंग करके एक घोड़े को जेब्रा बना दिया था। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। एक घोड़ा है उसके ऊपर बिल्कुल प्रोजेक्शन किया हुआ था, उसको जेब्रा बनाया हुआ है। तो वो मैं किसी नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा क्लास में। तो दैट इज देयर। अब आप सिंपल सा आप एक काम कीजिए, आप सभी लोग सिर्फ गूगल के ऊपर ये टाइप करके देख लीजिए, अपने फोन से टाइप करके देख लीजिए हाउ टू ओपन ए स्कूल। बस इतना टाइप करके देख लीजिए और एक आध बस बचपन बचपन यूरिका किड्स की साइट ओपन करके देख लीजिए। आप गारंटीड लीजिए, आप फेसबुक के ऊपर चले जाएंगे, आप इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे आपको वही एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाएंगे आपके फेसबुक पे कि किस तरीके से स्कूल ओपन करे जाए। सबके एडवर्टीजमेंट आपके ऊपर पोस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाउ दे आर डूइंग, दे डोंट नो अबाउट यू, वो आपको जानते ही नहीं है। वो सिर्फ जानते हैं, तो किसको जानते हैं, वो सिर्फ जानते हैं इस चीज को कि कहाँ पर से ये डेटा किस डायरेक्शन में पिंग हुआ और मेरे किस क्लस्टर में चला गया। जिस क्लस्टर में चला गया बस उसी के अगेंस्ट उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। दैट हैपेंस। सो आई होप सो ये आज का आपको ठीक लगा होगा और ये एक मैंने छोटा सा ग्लिम्स दिया था पाइथन प्रोग्रामिंग पे कैसे मशीन लर्निंग मदद करके आपके डेटा को क्लस्टर कर पाती है। आगे आप लोग जब इसको खुद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुद से इस पे यूज करेंगे गूगल कोलैब पे, मैं आपको फाइल भी दूंगा तो आपको और भी मजा आएगा। और ये सारी की सारी जितनी भी थ्योरी है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो सकती है प्रोग्रामिंग में, और वो सब प्रोग्रामिंग में भी आप खुद कर सकते हैं। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी याद करने की, है ना। तो सब कुछ आराम से आप कर पाएंगे, दिख पाएंगे। बाकी एनी क्वेरी?